गर्मी में गरीब माँ की 10 जुगाड़ू बेटियां। नीलम माता पार्वती और भोले शिव शंकर की पूजा करती थी। वो हर रोज सुबह उठकर मंदिर जाती थी और साथ ही सोमवार के व्रत भी करती थी। एक दिन नीलम मंदिर में हाथ जोड़कर माँ पार्वती से कहती है, हे माता पार्वती, मेरा आज सोमवार का व्रत है। मेरी खाली पड़ी गोद को अपने आशीर्वाद से भर दो माँ, और मुझ पर लगे इस बांझ के दाग को मिटा दो। मुझे अब ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। फिर मंदिर से अपने घर आ जाती है और शाम को भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती है। तभी उसकी कंजूस सास हलवे की खुशबू सूंघती हुई रसोई में आ जाती है और गुस्से में नीलम के पीछे से बाल पकड़कर कहती है, क्यों री मेरी बांझ बहू, मेरे घर में क्या तेरे बाप ने घी का भंडार खोल रखा है जो देसी घी का हलवा अपने चाटने के लिए बना रही है? माँ जी मेरे बाल, माँ जी मेरे ये हलवा अपने लिए नहीं बना है। आज मेरा व्रत है, मैं भोग लगाने के लिए देसी घी का हलवा बना रही हूँ। हाय हाय, देखो तो जरा चोर की दाढ़ी में तिनका, व्रत तो तेरा बस एक ढोंग है। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी इस चटोरी जीभ को। माँ जी छोड़ दीजिए। मेरे तो करम फूटे हुए हैं जो इस बांझ को अपने घर में बहू बनाकर लेकर आ गई। अभी तक इसकी सूखी कोख से एक पोता तो दूर, एक पोती तक मुझे नसीब नहीं हुई। इसी तरह उसकी सास उसको हमेशा बांझ होने का ताना कसती रहती थी। नीलम की शादी को 6 साल हो गए थे, पर अभी तक उसको एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके चलते नीलम के प्रति उसके पति के मन में भी खटास पैदा होने लगी थी और उसकी सास तो उसे फूटी आंख नहीं देखती थी। एक दिन सब्जी में मिर्च तेज होने के कारण वो नीलम पर राशन पानी लेकर चढ़ जाता है। आजकल काम पर ध्यान नहीं है तुम्हारा, जो रोज सब्जी में इतना ज्यादा मिर्च भर देती हो। लगता है आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीलम का पति उसको बेल्ट से बेरहमी से मारने लगता है। और मार बेटा और मार, इस बांझ को आज मार मार कर इसकी जान निकाल दे। नीलम अपनी जान बचाकर मंदिर में जाकर सिसक कर रोती है। फिर कुछ देर बाद रोते हुए उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो माता पार्वती को अपने पास खड़ी हुई देखती है। तभी वो रोती हुई, हे माँ पार्वती, आज मुझ बांझ का जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। फिर माता पार्वती नीलम को समझाती हुई कहती है, तुम इन दरिंदे माँ बेटों के घर से निकल जाओ बेटी, मैं तुम्हें बहुत सी बेटियों की धनी माँ बनाऊंगी। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। माँ पार्वती के दिए हुए आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, अब मुझे इस घर को त्यागना ही होगा। तभी नीलम अपनी ससुराल को छोड़कर वहाँ से ट्रेन में बैठकर एक दूसरे शहर आ जाती है और अगली सुबह जब वो ट्रेन से उतरती है तभी अचानक उसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कौन रो रहा है? तभी नीलम देखती है 8, 10 और 12 साल की लड़कियों को सड़क किनारे बैठी, जिसमें से एक लू लगने से बेहोश हो गई थी और पास में बैठी उसकी बहन रो रही थी। हे राम, ये इस बच्ची को क्या हो गया? फिर नीलम अपने पास में ही 2 लड़कियों से कहती है, ये बच्ची किसकी है और इनकी माँ कहाँ है? आंटी, ये हमारी ही बहन है। हमारी माँ बीमारी से मर गई, पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। हमारा कोई नहीं है, हम 5 बहन अनाथ है। तुम अनाथ नहीं हो, आज से तुम सब मेरी बेटियां हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। धूप में पैदल चलते चलते नीलम अपनी 5 बेटियों के साथ एक जंगल में नदी किनारे चली जाती है और एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाती है और दुखी मन से कहती है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं रहने के लिए किराए पर कमरा भी ले सकूं। फिर जंगल की हरियाली और जीव जंतु का पेड़ के नीचे आशियाना देखकर बहनों का जुगाड़ू दिमाग चलता है। माँ देखो, इस जंगल में कितने ताज़ा और घने पेड़ हैं और कितनी हरी घास भी है। क्यों ना हम इनकी सहायता से अपने रहने के लिए घर बना ले। कह तो तुम ठीक रही हो बेटी, घास से गर्मी में काफी ठंडक रहती है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बेटियां मिलकर एक रहने के लिए घर तैयार करती हैं। अगले दिन उसकी माँ अपनी बेटियों से कहती है, मेरी बेटियों, हमारे पास घर तो रहने के लिए हो गया, मगर खाने के लिए तो मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, इसलिए तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं काम ढूंढ कर आती हूँ। ऐसे बोलकर नीलम काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। भीषण गर्मी में नीलम कई दुकानों पर जाकर काम मांगती है, लेकिन उसको सब काम देने से इनकार कर देते हैं। थक हार कर एक उम्मीद लेकर वो फिर एक ढाबे पर जाती है, जहाँ 5 अनाथ बहनें उस ढाबे पर काम कर रही होती हैं। नीलम ढाबे के मालिक के पास जाकर काम मांगती है। मालिक, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? मालिक, मैं बर्तन भी मांज लूंगी, जो आपको पगार ठीक लगे मुझे दे देना, लेकिन मुझे काम की बहुत जरूरत है। कम पैसों में ढाबा मालिक नीलम की लाचारी देखकर उसे अपने ढाबे पर काम करने के लिए रख लेता है और धीरे धीरे नीलम को मालिक के ढाबे पर काम कर रही उन 5 लड़कियों से लगाव हो जाता है। एक दिन नीलम जब ढाबे पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसके पास 5 लड़कियां आती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। अरे आंटी, आप अकेली इतनी धूप में बर्तन क्यों साफ कर रही हैं? आप हमें बुला लेते, हम आपकी मदद करवा देते। नहीं बेटा, मैं साफ कर लूंगी, वैसे भी ये मेरा काम है।
जिसकी मालिक पगार देता है। तभी अंदर से ढाबे का मालिक आकर पांचों लड़कियों पर राशन पानी लेकर चढ़ जाता है। तुम पांचों ग्राहक को छोड़कर यहाँ इसके साथ गप्पे मार रही हो? मैं तुम्हें हराम के पैसे नहीं देता। नीलम को उन लड़कियों के साथ मालिक का ऐसा बर्ताव देखकर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में मालिक से कहती है, मालिक पूरे दिन हम ढाबे पर मेहनत करते हैं, अगर 2 मिनट बैठकर बात कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। उसका ऐसा कड़वा जवाब सुनकर मालिक को मिर्च लग जाती है। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, जिसका खाना उसको ही आग दिखाना। चलो निकलो सब मेरे ढाबे से। मालिक भगवान के लिए अभी काम पर से मत निकालिए, हम अनाथ है, हमारे पेट पर लात मत मारिए। मालिक सबके लात गिड़गिड़ाने पर भी उन सबको काम से निकाल देता है। फिर नीलम उन पांचों बेटियों का हौसला बढ़ाती हुई कहती है, आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटियों, आज से तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सब मेरे घर पर रहना। नीलम अपनी उन पांचों बेटियों को जंगल वाले घर ले आती है। तभी नम आंखों से नीलम अपनी 10 बेटियों से कहती है, मेरे पास अपनी 10 बेटियों को खिलाने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। अपनी 10 बेटियों का प्यार देखकर नीलम के सर से बांझ होने का बोझ उतर जाता है। फिर अगले ही दिन नीलम की 10 जुगाड़ू बेटियां जंगल में जाती हैं और जंगल से संसाधन इकट्ठा करती हैं। घर आकर जानवी अपनी बड़ी बहन रूबी से कहती है, रूबी दीदी देखो मुझे जंगल से क्या मिला, कच्चा आम। हम इस आम का अचार बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। अरे हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो, गर्मी में आम का पन्ना बनाकर भी हम लोग बेच सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में लोग पेय पदार्थ ज्यादा पीना पसंद करते हैं। साथ में नींबू की शिकंजी बनाकर भी बेच सकते हैं। गर्मी में इन सब का काम काफी अच्छा चलेगा, जिससे अब अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए ठंडा पानी कहाँ से लाएं? हाँ, मिल गया जुगाड़। रूबी एक बोरी लेती है और उसे भिगोकर घड़े के मटके के चारों ओर लपेट देती है, जिससे अब उस मटके में पानी ठंडा ही रहता। इस तरह नीलम की 10 जुगाड़ू बेटियां कच्चे पक्के आम का पन्ना बनाकर बेचती है बाजार में। आओ आओ, ठंडा ठंडा आम का खट्टा मीठा पन्ना पीजिए। अरे बेटी, ये आम का पन्ना तो बड़ा ही स्वाद लग रहा है, 2 ग्लास घर के लिए भी पैक कर दो। इस तरह पन्ने के साथ साथ दूसरी बेटी आम का अचार बनाकर बेचती है, जिससे उन्हें आमदनी होने लगती है। ये लो माँ, हमारी कमाई, अब इससे आप राशन पानी ले आओ। मेरी 10 बेटियां तो बड़ी ही जुगाड़ू हैं। माँ, अब से तुम घर पर रहकर घर संभालना, अब से बाहर का काम हम सब बहनें देखेंगी। रूबी जानवी, गर्मियों का मौसम है, ऐसे में हम बाजार में हाथ से बने हुए पंखे और बोरी लगे हुए मटके भी बेचेंगे, जिससे गरीबों को भी सस्ते में गर्मी से बचने का सामान मिल जाए और हमारी आमदनी भी हो जाए। इस तरह अब नीलम की बेटियां कोई न कोई जुगाड़ लगा कर कुछ न कुछ बेचने लगी, जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो गई। देखते ही देखते उसकी 10 जुगाड़ू बेटी अपनी गरीब माँ के जीवन के सभी कष्ट और दुखों को दूर कर देती हैं और नीलम की जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं। चलो, आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। शालू खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना बना ही नहीं पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शालू ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो, ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। शालू तुरंत बाहर बाजार में गई और वहां से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आदित्य, आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने अब दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा?
ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी। शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहाँ पर उसके सास, ससुर, आदित्य सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में। सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है। इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं, अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का मन है। मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ। सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो जलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। शालू, रात के 10 बज गए हैं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे कैसे बनाऊं खाना? जब चूल्हा जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो रही हो? हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे, उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं, हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो? तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी।
वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। शालू की साड़ी भी जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य बचाओ, पिताजी बचाओ बचाओ। आदित्य ने बाल्टी भर भर कर जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद शालू ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आदित्य ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था शालू के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचा कर ही मानोगी? बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है, कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं। आदित्य बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई घर में रख दे। आदित्य ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।